दोस्तों, सुबह का समय था और एक बूढ़ी महिला दिल्ली जाने के लिए अपने घर से पूरी तैयारी करके रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। तब तक अचानक से उसके सामने दिल्ली जाने वाली ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो बूढ़ी महिला उस ट्रेन में सवार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, उस ट्रेन में इतना भीड़ था कि उसको बैठने के लिए सीट नहीं मिल पाता है। तब तक ट्रेन खुल जाती है। उसके बाद वो बूढ़ी महिला एक लड़के को अपना सीट पर बैठाने के लिए बोलती है। तो वो लड़का बोलता है कि यदि मैं तुमको अपना सीट दे दूंगा तो भला मैं कहाँ बैठूंगा। तो वह बूढ़ी महिला कहती है कि तुम मेरे गोद में बैठ जाना। उसके बाद दोस्तों, वह लड़का उसकी बात मान लेता है और दोस्तों उसकी गोद में बैठ जाता है। फिर दोस्तों, जब रात होता है तो वह लड़का उस बूढ़ी महिला के साथ कुछ ऐसा काम करने लगता है जिसके बारे में यदि आप लोग जानेंगे तो आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जी हां दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही रोचक और दमदार होने वाली है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को इस कहानी के पूरे घटनाक्रम के विषय में जानना हो तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मेरा आने वाला नए नए वीडियो आपको मिलता रहे डंके की चोट पे। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। प्रणाम, नमस्कार। तो दोस्तों, ये कहानी नेपाल बॉर्डर से सटे एक छोटे से गांव की सच्ची घटना है। एक बेहद ही खूबसूरत बूढ़ी महिला थी। उसका नाम ममता था। ममता अपने घर पर बिल्कुल अकेले रहती थी। ममता का पति नहीं था। पति का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था। केवल एक बेटा और बहू थे जो दिल्ली में रहते थे किराए का मकान लेकर। और जो ममता का बेटा था उसका नाम बलराम था। बलराम अपने पत्नी को भी अपने साथ दिल्ली में ही रखता था और प्लम्बर का काम किया करता था। जो कुछ भी कमाता था उसी में अपना घर चलाता था। और जो ममता थी वह गांव पर अपने एक छोटे से घर में रहती थी, खेती बाड़ी करती थी। उसके पास एक 1.5 बीघा जमीन था और यही सब करके अपना जीविका चलाती थी। और जो बलराम था वह ममता के पास एक नहीं भेजता था और ना ही कभी फोन कॉल करके ममता से बात करता था। और उसे अपने पत्नी के साथ दिल्ली गए काफी समय बीत चुका था, लेकिन एक बार भी वह अपने मां को देखने के लिए नहीं आया था, जिसके चलते ममता का मन एकदम बेचैन रहता था अपना बेटा और बहू को देखने के लिए। उन लोगों को अपने मां के बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं रहता था। वे लोग पूरे ऐश मौज के साथ दिल्ली में रहते थे। और जो ममता थी वह अपने घर पर दाल रोटी खाती थी। ममता की उम्र भले ही ज्यादा था, लेकिन दोस्तों अभी भी वह काफी खूबसूरत और नौजवान दिखती थी, क्योंकि उस गांव के तमाम ऐसे बूढ़े लोग थे जो उसके ऊपर जान छिड़कते थे। लेकिन ममता ऐसी वैसी महिला नहीं थी। वह कोई भी काम बहुत सोच समझ करती थी। फिर दोस्तों, इसी तरह से एक दिन की बात है। ममता अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी। तब तक अचानक से उसको अपने बेटा और बहू की याद आ जाती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। और दोस्तों, जब वह रोने लगती है तो उसकी रोने की आवाज सुनकर अगल बगल की जितनी भी तमाम महिलाएं थी सभी उसके घर पर आ जाती है। और जब आती है तो सभी मिलकर ममता को चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन ममता चुप नहीं होती है। तो उनमें से एक महिला ममता को कहती है कि ममता, क्यों तुम अपने बेटा बहू के लिए हमेशा रोते रहती हो, अपना समय बर्बाद करती हो? उनको तो तुम्हारे बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं है। यदि चिंता रहता तो वे लोग तुम्हारे पास फोन कॉल करते, बात करते, या इतने समय हो गया उन्हें दिल्ली गए हुए एक बार तुमसे मिलने के लिए जरूर आते। फिर उसके बाद उन महिलाओं में से एक महिला ममता को कहती है कि यदि तुम्हें उन्हें देखने का इतना ही दिल कर रहा है तो कल सुबह ट्रेन पकड़कर दिल्ली चली जाओ। वहां पर 2-4 दिन तक रुकना, उनसे मिलना जुलना, फिर तुम चली आना। उसके बाद जो ममता थी उसे उस महिला की बात अच्छी लगती है, तो वो कहती है कि जाने के लिए तो मैं जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास दिल्ली जाने के लिए उतना पैसा नहीं है। तो उसके बाद वो महिला कहती है कि मैं तुम्हें 1000 उधार दे रही हूँ, दिल्ली से आने के बाद तुम उन पैसों को लौटा देना। उसके बाद दोस्तों, जो ममता थी वो उस महिला से 1000 उधार ले लेती है और सुबह सुबह ही दिल्ली जाने के लिए पूरी अच्छी से तैयारी कर लेती है और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और जैसे ही वो रेलवे स्टेशन पर जाती है तब तक दिल्ली जाने वाली ट्रेन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो ममता उस ट्रेन में सवार हो जाती है।
लेकिन दोस्तों उस ट्रेन में इतना भीड़ भाड़ था कि उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, तो वो खड़ी खड़ी सफर करने लगती। तब तक अचानक से उसकी नजर एक नौजवान लड़का पर पड़ जाता है। जो लड़का था वो अभी दिल्ली जा रहा था। फिर उसके बाद ममता उस लड़के के पास जाती है और जाने के बाद बोलती है कि क्या तुम मुझे अपने सीट पर बैठने दोगे। उसके बाद जब लड़का ममता का इतना बात सुनता है तो कहता है कि यदि मैं तुम्हें अपना सीट दे दूंगा तो भला मैं कहां बैठूंगा। तो ममता कहने लगती है कि तुम मेरे गोद में बैठ जाना। उसके बाद दोस्तों जो लड़का था वो ममता का बात मान लेता है और दोस्तों उसे अपने किनारे में बैठा लेता है। उसके बाद किसी तरह से ममता एडजस्ट करके वहां पर बैठ जाती है और बैठने के बाद अपना सफर तय करने लगती है। फिर दोस्तों रात हो जाती है और जब रात हो जाती है तो उस ट्रेन में जितने भी यात्री सफर कर रहे थे सब लोग सो जाते हैं। तो ममता को भी नींद आने लगती है, तो वो बैठे बैठे ही सोने लगती है और कभी कभी उस लड़के के गोद में जाकर सो जाती थी, जिससे लड़का काफी परेशान हो जाता था। फिर वो ममता को बोलता था कि आप सीधी होकर नहीं बैठ सकती, बार बार आप मेरे गोद में आकर सो जा रही हैं। तो ममता उस लड़के से कहती है कि देखो मुझे काफी तेज नींद आ रही है। और तो उसके बाद वो लड़का ममता से कहता है कि एक तो मैं तुम्हें बैठने के लिए जगह दे दिया और ऊपर से तुम अब बोल रही हो सोने के लिए, बताओ भला मैं तुम्हें कैसे सुला सकता हूं। उसके बाद दोस्तों जो ममता थी वो सीधे होकर बैठ जाती है और जो लड़का था उसे नींद नहीं आ रहा था, वो अपना मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देख रहा था। उसके बाद उन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। तो ममता उस लड़के से उसका नाम पूछती है, तो वो लड़का जो था अपना नाम गणेश बताता है। उसके बाद ममता गणेश से पूछती है कि तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो। तो जो गणेश था वो बताता है कि मैं दिल्ली में सब्जी बेचने का काम करता हूं और एक किराए का मकान में रहता हूं। उसके बाद जो गणेश था वो ममता से उसका नाम पूछता है, तो ममता अपना नाम ममता बताती है। इसी तरह से दोनों के बीच में परिचय हो जाता है और एक दूसरे से खुलकर बातें करने लगते हैं। इसी तरह से दोस्तों बातों बातों में सुबह हो जाती है और वे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। उसके बाद ट्रेन से उतरते समय जो गणेश था वो ममता से कहता है कि ममता मैं भी तो दिल्ली में रहता हूं और तुम अपने बेटा बहू से मिलने के लिए पहली बार जा रही हो। यदि कोई तुमको दिक्कत या परेशानी होगी तो तुम मेरे पास फोन कर देना, इसीलिए अपना मोबाइल नंबर दे दो। उसके बाद जो ममता थी वो अपना मोबाइल नंबर गणेश को दे देती है। फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर जब ममता अपने बेटा और बहू के कमरा पर जाती है तो उसकी मुलाकात अपने बहू से होती है और जब ममता की बहू ममता को देखती है तो दोस्तों देखने के साथ ही उसे झगड़ने लगती है। कहती है कि तुम यहां तक कैसे पहुंच आई, तुम्हें कौन बुलाया है, तुम क्या करने के लिए आई हो। दोस्तों उसे खाने पीने के लिए भी नहीं पूछती है और दोस्तों धुतकारने लगती है। तब तक शाम हो जाती है और जब शाम होता है तो उसका बेटा काम से लौटकर अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी मां घर पर आई हुई है। तो दोस्तों बिना राम सलाम किए ही ममता को वह भी डांटने लगता है और दोस्तों इतना डांटता है कि ममता बेचारी फक फक कर वहीं पर रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा मुझसे गलती हो गई कि मैं बिन बताई तुम लोगों के पास आ गई हूं, लेकिन मैं अब जा रही हूं, मुझे एक क्षण भी तुम लोगों के पास नहीं रहना है। उसके बाद दोस्तों तो जो ममता थी वो अपना बैग उठाती है और उठाने के बाद सीधे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। उसके बाद जब वहां जाती है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन काफी लेट चल रही है, इसलिए सभी यात्रियों को इंतजार करना होगा। उसके बाद जो ममता थी वो रेलवे स्टेशन के ही एक सीढ़ी पर बैठ जाती है और बैठकर अपने बेटा और बहू के बारे में सोचने लगती है। तब तक जो गणेश था वो ममता के मोबाइल पर फोन कर देता है और जब फोन करता है तो ममता उसके फोन को रिसीव करती है और रिसीव करने के साथ ही वो गणेश से बात करके फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी सारी आपबीती गणेश को बताने लगती है। उसके बाद जब गणेश ममता की आपबीती को सुनता है तो उसका भी मन अंदर से काफी व्याकुल हो जाता है और ममता से पूछता है कि आप इस समय कहां पर हो। तो ममता गणेश को बताती है कि मैं अपने गांव जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई हूं। तो जो गणेश था वो ममता को कहता है कि आप वहीं पर बैठे रहिए, मैं अभी पहुंचता हूं। उसके बाद दोस्तों जो गणेश था वो तुरंत दिल्ली रेलवे स्टेशन आता है। आने के बाद फिर से वो ममता से मुलाकात करता है और ममता को अपने साथ लेकर कमरे पर चला जाता है। उसके बाद
जब ममता गणेश के साथ पहली बार उसके कमरे पर जाती है और जब गणेश के कमरे का रौनक देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वहां का वातावरण बहुत शांत था। उसके बाद जो गणेश था वो ममता को अपने कमरे में रखता है और दोस्तों उसे बहुत सारी खुशियां देता है। ममता जो थी वो कभी दिल्ली गई नहीं हुई थी और दिल्ली में वो तमाम जगहों पर ममता को ले जाता है, घुमाता है, फिराता है, जिससे ममता का मन बदल जाता है। और दोस्तों धीरे धीरे अब ममता जो थी गणेश के करीब आने लगी थी। जो ममता और गणेश थे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रात के समय में दोनों अलग अलग अपना बिस्तरा लगाकर सोते थे, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश तक नहीं किए थे। फिर दोस्तों इसी तरह से अब ममता को गणेश के साथ रहते हुए लगभग 3 महीने का समय बीत चुका था और उतने समय में अब जो ममता थी वो दिल्ली वाली बन चुकी थी। उसका हेयर स्टाइल बदल चुका था, पहनावा बदल चुका था, रहन सहन सब कुछ चेंजिंग हो चुका था। दोस्तों जो ममता थी वो बहुत ही शौक श्रृंगार करके रहती थी, झाड़ छोड़कर, सेंट परफ्यूम लगाकर। दोस्तों देखने में लगता था कि वो कोई मैडम है। फिर दोस्तों इसी तरह से अब ममता को दिल्ली में रहते हुए काफी समय बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, जो गणेश और ममता थे दोनों शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में गए हुए थे। तभी अचानक से ममता की मुलाकात उसकी बेटा और बहू से हो जाती है, जो उस समय वे लोग भी मॉल में कुछ कपड़े की खरीदारी करने के लिए आए हुए थे। और जब उसकी मुलाकात अपने बेटा बहू से हो जाती है तो उसकी बहू उसे पहचान लेती है, लेकिन जो उसका बेटा बलराम था वो अपने मां को नहीं पहचान पाता है। तो दोस्तों उसकी बहू कहती है अपने पति से यानी कि बलराम से कि देखो तुम्हारी मां कैसे बदल चुकी है, लेकिन जो उसका बेटा था पहचान नहीं रहा था। फिर दोस्तों उसके बाद में वो भी अपने मां को पहचान जाता है कि अरे ये तो मेरी मां है, लेकिन अब इतना बदल कैसे गई है। फिर दोस्तों उसके बाद वो अपने मां के पास जाता है और दोस्तों जब मां से मुलाकात करता है तो पूछता है कि मां तुम यहां कैसे आई हो। उसके बाद दोस्तों जो ममता थी वो बलराम को पहचानने से इनकार करने लगती है, कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूं। बार बार जो बलराम था वो कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन ममता बार बार उसे पहचानने से इनकार करती है और दोस्तों वहां से गणेश के साथ चली जाती है। उसके बाद दोस्तों वे लोग भी अपने घर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो बलराम था उसे रात में नींद नहीं आता है। लेकिन दोस्तों जब सुबह होता है तो वो किसी तरह से उन्हों को खोजते खोजते कमरे पर चला आता है और जब आता है तो उसका मुलाकात अपने मां ममता से होती है। तो कहता है कि मां तुम उस दिन की बात को लेकर इतना सीरियस हो जाओगी, मुझे नहीं पता था। और तुम यहां किसके साथ रहती हो, कौन तुम्हारे साथ रहता है। तब तक जो गणेश था वो भी चला आता है और जब गणेश आता है तो बलराम को बहुत सारा खरी खोटी बातें सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा बेटा इस दुनिया में किसी को भगवान ना दे। कोई अपने मां के साथ ऐसा व्यवहार करता है क्या? और तुम्हारी पत्नी जो अपने आप को मैडम समझती है और अपने साथ के साथ ऐसी व्यवहार करती है, वो औरत नहीं राक्षसी है। उसके बाद जब बलराम गणेश और अपनी मां की इतना बात सुनता है तो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है मां मुझसे जो कुछ भी गलती हुआ है अब तुम माफ कर दो, अब मेरे साथ तुम घर लौट चलो। लेकिन जो ममता थी वो अपना बेटा बलराम की एक बात नहीं सुनती है, कहती है कि अब मेरे लिए केवल गणेश ही है, तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानती हूं, मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुकी हूं। उसके बाद दोस्तों जो बलराम था वो अपनी मां की सारा बात समझ जाता है और वहां से चुपचाप अपने घर पर चला आता है और ममता और गणेश अपने घर में हंसी खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। इसी तरह से दोस्तों उन लोगों को साथ में रहते हुए लगभग 2 साल का समय बीत जाता है और उन 2 सालों में दोस्तों एक बार भी वे लोग एक दूसरे के करीब जाने की कोशिश नहीं किए थे। फिर दोस्तों एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था और बारिश बहुत तेज हो रही थी। तभी अकस्मात से जो ममता थी वो कांपने लगती है क्योंकि उसे ठंड लग जाती है बारिश की वजह से। तो जो गणेश था उसको देखता है तो वो काफी घबरा जाता है। तो ममता कहती है कि गणेश मुझे गर्माहट की जरूरत है, यदि कहीं से थोड़ी बहुत गर्मी मिल जाए तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। उसके बाद दोस्तों जो गणेश था वो ममता के पास सटकर सो जाता है, जिसके दौरान दोस्तों दोनों की इच्छाएं जाग जाती है और दोनों अपना कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और लगभग 3 घंटे तक दोस्तों अपना वो कार्यक्रम शुरू रखते हैं
और जब दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो ममता को उस दिन सही मायने में प्रेम क्या होता है इस बात का पता चलता है। और दोस्तों, वो अपना दिल पूरी तरह से गणेश को दे बैठती है और गणेश को भी ममता से काफी लगाव हो जाता है। फिर दोस्तों, उस दिन के बाद से ममता और गणेश का ये आदत बन जाता है, जब भी शाम के समय में गणेश अपना सब्जी का दुकान बंद करके कमरे पे आता था तो उसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते थे और देखते ही देखते दोस्तों दोनों एक हो जाते थे, अपनी सारी जरूरत और इच्छाओं को पूरा कर लेते थे। अब गणेश भी ममता को पाकर बहुत खुश था। तब तक एक दिन अचानक से जो ममता थी उसे अपने गांव की याद आ जाती है, तो वह गणेश को अपने पास बुलाती है और कहती है कि गणेश, मैं गांव जाना चाहती हूं। उसके बाद जब गणेश ममता का इतना बात सुनता है तो काफी घबरा जाता है और कहने लगता है कि आज तुम्हें अचानक से यह क्या हो गया, तुम गांव जाने के लिए बोल रही हो। तो ममता कहती है कि गणेश, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि मैं जब दिल्ली आई थी तो एक महिला से 1000 कर्ज लेकर आई थी और उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए मुझे गांव जाना होगा। उसके बाद जो गणेश था वो ममता से कहता है कि यदि तुम जाओगी तो अकेले नहीं जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर दोस्तों, उसके बाद जो ममता और गणेश थे दोनों रेलवे स्टेशन जाते हैं और वहां पर अपने गांव जाने वाला ट्रेन पकड़ लेते हैं। फिर दूसरे दिन जब ममता अपने गांव जाती है और जब गांव के लोग ममता को देखते हैं तो दोस्तों वे लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि अब जो ममता थी वो अंग्रेजन की तरह मैडम दिख रही थी। और दोस्तों, उसके पीछे गांव के ऐसे तमाम बच्चे बूढ़े सब लोग चल रहे थे जैसे जैसे ममता जा रही थी। दोस्तों, उसके बाद जब ममता अपने उस पुराने घर में जाती है तो जितने भी उसके घर के आसपास की महिलाएं थी सभी महिलाएं ममता को देखने के लिए चली आती है। उसके बाद जो ममता थी उन सभी से मुलाकात करती है, बात विचार करती है, फिर उस महिला से मिलती है जो महिला उसे 1000 दिल्ली जाने के लिए कर्ज दी थी। फिर ममता उस महिला को अपने पास बुलाती है और जब वो महिला ममता के पास आती है तो ममता उसे उसका 1000 लौटा देती है और कहती है कि देखो गांव में क्या रखा हुआ है, अब तो मैं शहरी बन चुकी हूं और गांव में अब मेरा थोड़ा सा भी दिल नहीं लग रहा है, इसलिए मैं 2-4 दिन रुककर फिर वापस से दिल्ली चली।